हाँ जी, दो लाइनों के साथ इस सेशन का आगाज़ करते हैं कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ ठान लो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस लेटेस्ट फिजिक्स की क्लास में। तो 12th फिजिक्स में हमारा खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा है प्रकाश। उस खूबसूरत से टॉपिक में खूबसूरत सी हेडिंग चल रही थी हमारी क्रांतिक कोण, समाप्त हो गई थी। उस क्रांतिक कोण के ऊपर डिपेंड एक हमारा टॉपिक आता है खूबसूरत सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसको हम देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि एग्जाम्पल्स द्वारा भी समझेंगे कि नेचुरल इस प्रकृति में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किस तरीके से देख सकते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको जानेंगे कि क्या होता है ये, कि क्या ये होता है। देखिए, पहले फिगर से समझते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। देखिए, अगर हम एक सघन माध्यम, इसको हम मान लेते हैं वायु है, ये विरल माध्यम, क्या है विरल माध्यम, और ये है हमारा सघन माध्यम। ठीक है, अब देखिए हमने सघन माध्यम से एक आपतित किरण आपतित की आपतन कोण I से, और वो अपवर्तित हो गई अपवर्तन कोण R1 से। तीन स्टेजों के बारे में बात करेंगे। पहली स्टेज थी जब हमने I1 को आपतित किया तो R1 से अपवर्तित हो गई। अब हम आपतन कोण को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे से और आगे बढ़ाएंगे। हमने कुछ इस तरीके से बढ़ाया, हमने कुछ इस तरीके से इसको आपतित किया, और इसको बोल दिया हमने I2। तो ये अपवर्तित होकर 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, और ये हमारा बन जाता है क्रांतिक कोण C, क्रिटिकल एंगल C। उसके बाद हमने क्या किया कि एक बार और आपतित की I3 आपतन कोण बना इसका, और इस प्रकार से इसको झुकाया, इस प्रकार से इसको बढ़ाया कि ये परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आ गई, परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आ गई, क्योंकि I3 कोण से गई थी, I3 कोण से वापस आ गई। अब देखिए ये हुआ कैसे। देखिए, हम जानते हैं कि हम जब सघन माध्यम में हम जब आपतन कोण को कुछ बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण आगे बढ़ेगा। तो हमने जब आगे बढ़ाया, जब हमने अब आपतन कोण को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि वो क्रांतिक कोण बन गया। हमने आपतन कोण को कुछ और आगे बढ़ाया तो वो क्रांतिक कोण से आगे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सघन माध्यम से आपतित किरण को इस तरीके से आपतित करेंगे कि वो क्रांतिक कोण से अधिक अपवर्तित हो जाती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। उसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। संपूर्ण प्रकाश वापस उसी माध्यम में आ जाता है, इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कब? जब क्रांतिक कोण जो हमारा बने उस क्रांतिक कोण से अधिक आगे आए। देखिए ये क्रांतिक कोण बना, हमने आपतित किरण जो थी कुछ इस तरीके से थी, ऐसे हमने उसको कुछ और हल्का झुका दिया ऐसे, तो वो जब गई आपतित हुई और अपवर्तित होकर परावर्तित हो गई और वापस उसी माध्यम में आ गई।
यही है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिफिनेशन लिखिए कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांतिक कोण के मान से अधिक बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। ठीक है, प्रकाश किरण के परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में जाने के इस क्रिया को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कहेंगे कि प्रकाश किरण के संपूर्ण प्रकाश के परावर्तित होकर वापस सघन माध्यम में जाने की क्रिया को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। यही हो गया हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण समझेंगे। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, इनको जानेंगे ये हैं क्या, कैसे, किस तरीके से हमने बता तो दिया। अब इसको प्रकृति में किस तरीके से जानेंगे, हमारी आंखों के सामने क्या होता है, कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसको हम जानेंगे। पहला उदाहरण आता है कि जब कोई कांच होती है, मिरर ले लिया एक हमने, अगर वो कहीं से उसमें दरार आने लगती है, दरार आ गई, अगर हल्का सा वो गिर गया या कोई चीज पड़ गई, हाथी मार दिया उस पर और वो टूट गया, वहां से चटक गया, तो वहां से वो चीज जितनी चटकती है, दरार आती है, वो चमकने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कैसे, देखिए, जब कोई कांच है, ये जैसे कांच का एक मिरर है, इस पर ये दरार आई, क्या आई, एक ही दरार आई इस तरीके से, तो इसको जानेंगे कैसे कि ये चमकने क्यों लगती है, ये क्या करें, क्या होता है जिससे चमकने लगती है। देखिए, ये कांच है, हम बताएं कि कांच और वायु का हमने बताया था, कांच और वायु के अंतरापृष्ठ का क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है। कितना, 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है क्या, क्रांतिक कोण। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण, क्रांतिक कोण कांच और वायु का 42 डिग्री है, अगर कोई प्रकाश किरण 42 डिग्री से 45 डिग्री पर आई, 45 पर आई, 50 पर आई, 55 पर आई, तो वो क्या होगा,
वो इससे टकरा करके वापस ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ से 41 भी आई, 41.5 भी आई, या कह लें 41.99 भी आई, तो भी वो अपवर्तित होकर उसी के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर वो 42.1 भी हुई, 42.1 भी हुई, तो वो परावर्तित होकर वापस ऐसे आ जाएगी। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये प्रकाश किरण हमारी दिखती है। क्यों? कहाँ जो आएगा, कितना है 42 डिग्री। अब 42 डिग्री से 42 डिग्री 0.1 आई, 45 डिग्री आई, 43 डिग्री आई, तो वो क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया हमारा, वो वापस उसी माध्यम में प्रकाशित हो गई। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में देखिए, एक ये कांच है, इस कांच के द्वारा हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें एक दरार आई हुई है, इस दरार कितनी चमक रही है। ठीक है, ओके। अगला हमारा आता है, ये था हमारा, लिख लेते हैं पहली हेडिंग, कांच में आई दरार का चमकना, दरार का चमकना, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। अब देखिए, हम बताते हैं कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, पता है आपको? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, चलिए बताइए, मिनट में बताइए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हम बताते हैं, देखिए हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2.42। ये बहुत अधिक अपवर्तनांक है हीरे का। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होता है। कितना? 2.42। क्या हो गया, एन। क्या हो गया, एन अपवर्तनांक हो गया हीरे का। लेकिन हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो खाली 24.2 होता है, 24.4 होता है शायद, हाँ 24.4 डिग्री होता है, 24.4 डिग्री हो गया इसका क्रांतिक कोण। अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42, लेकिन क्रांतिक कोण बहुत कम 24 डिग्री होता है। अब देखिए, अगर कोई भी प्रकाश किरण कितना है, 24, अगर 24.4 है ये, अगर ये 25 पर भी आई तो इसका क्या होगा, कोई प्रकाश किरण, जैसे हीरा है ये, कोई प्रकाश किरण ये आई, ये 24 पर आ रही है, 24 पर, तो ये अपवर्तित होकर सीधे ऐसे निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन 24.4 है, तो अगर हम 25 पर भी आए, 25 पर जैसे आइए तो ये टकरा कर वापस ऐसे चली जाएगी। यही हमारा क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, जैसे हीरा होता है, तो वो हीरा इतना चमकता क्यों है, इस पर आते हैं। हीरा जो होगा, हीरा जैसे हमने मान लिया ये हीरा है, जैसे कुछ इस प्रकार से ये काटा जाता है हीरा, कुछ इस प्रकार से हीरा काटा जाता है, हीरा, कि वो बार बार जो प्रकाश किरण है बार बार ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर ऐसे मुड़ती हुई, तब वो ऐसे से अंदर ही चलती रहती है, ऐसे 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 गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इस तरीके से वो चमकने लगती, ऐसे घूमने लगती है, ऐसे ऐसे यूं ऐसे। ये क्या हुआ हमारा, उसके अंदर तो चमक रही है, तभी जब ऐसे ऐसे जा रही है, बाहर निकल ही नहीं रही है, उसको कहीं जा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा उसी के अंदर घूमने लगती है प्रकाश किरण, और क्या हो जाता है, पूर्णांतिक परावर्तन। कैसे, देखिए, हाँ जी, देखिए कैसे होता है हीरे में पूर्णांतिक परावर्तन। जो कोई हीरा है, जैसे ये, यहां से प्रकाश किरण आई, हीरे के इस पृष्ठ पर टकराई, और पृष्ठ पर टकरा कर अंदर गई, अंदर जाकर के अब इसका आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो गया है। क्यों? ये आई थी किस पर, ये इसके अंदर गई, प्रकाश किरण इसके अंदर गई,
और बाहर जाने वाली थी, बाहर जाती, लेकिन बाहर ये कांच, ये हीरा है और ये वायु है, इनके बीच का एक क्रांतिक कोण होगा। क्या होगा? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कितना है? 24.4 डिग्री। कांच का, हीरे का और वायु के बीच का क्या है? क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री। तो अगर ये 25 पर भी आ रही होगी तो ये वापस नहीं जाएगी, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे आ जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 करके ऐसे चली जाएगी। कुछ बड़ा चित्र बनाते हैं, देखिए ये गई, ये यहाँ से आई, अंदर गई, अंदर गई, फिर यहाँ से इसका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, मतलब कि 24.4, अगर 25 भी मान लें अगर हम इसको, तो ये वापस ऐसे आ गई, फिर इधर से यहाँ से टकराई, फिर ऐसे आ गई, इधर से ऐसे आ गई, फिर ये आ गई ऐसे, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, बाहर नहीं गई, बाहर नहीं जाएगी ये, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके में घूमते रखती है और हमारा हीरा जो है वो चमकने लगता है। कुछ देखिए इस प्रकार से चमकता है, चमकते हुए हीरे को देखा ही होगा आपने, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब हमारा अगला आता है, ये हो गया हमारा हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है। अगला आता है हमारा थर्ड, रेगिस्तान की मारीचिका। एक मारीचिका होती है, एक ऊर्ध्व मारीचिका होती है, मारीचिका और ऊर्ध्व मारीचिका। मारीचिका जो है वो रेगिस्तान में होती है, ऊर्ध्व मारीचिका जो है वो ठंडे प्रदेशों में होती है। रेगिस्तान गर्म, ऊर्ध्व मारीचिका जो होगी ठंडे, बिल्कुल अपोजिट में होगी। तो देखते हैं पहले मारीचिका क्या होती है, फिर जानेंगे ऊर्ध्व मारीचिका क्या होती है। चलो फिर आए रेगिस्तान में, चलते हैं, चलिए ऊँट पे बैठते हैं, चलते हैं। कहाँ? रेगिस्तान। अगला आता है रेगिस्तान की मारीचिका, रेगिस्तान की मारीचिका। इसके लिए मुझको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, रुकिए, 1 2 3। रेगिस्तान की मारीचिका, थर्ड है रेगिस्तान की मारीचिका, मरीचिका के बारे में बात करेंगे। अब रेगिस्तान की मरीचिका क्या है कि जब वो गर्मी के दिनों में यात्रियों को पेड़ जो है उनका प्रतिबिंब जमीन पर दिखाई देने लगता है, जिससे उनको वहां पर क्या भ्रम होता है, वहां पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। इसी को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। क्या? गर्मी के दिनों में यात्रियों को दूर कहीं, देखने से दूर कहीं पानी होने का भ्रम हो जाता है, उसे हम रेगिस्तान की मारीचिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेगिस्तान की मारीचिका कहते हैं। रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम हो जाता है, इसे हम रेगिस्तान की मारीचिका कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, ऐसा जानेंगे, देखिए कमेंट में बताइएगा कि हम लोग पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। 12th वाले हैं, सबको पता होगा, लेकिन कुछ होंगे ऐसे 1 2 3 4 जिनको नहीं पता होगा अभी भी कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि पृथ्वी के नीचे रहते हैं, बताइएगा। वैसे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं कि अंदर रहते हैं। देखिए जैसे एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ मैं बता रहा हूँ, ये एक ये पेड़ है, क्या है? पेड़ है, इसकी ये पहली सतह हो गई जहां पर पेड़ लगा हुआ है।
फिर ये नीचे की सतह है, नीचे की सतह है, ये क्या है, नीचे की सतह है। इस प्रकार से ये नीचे की सतह है, ठीक है। अब देखिए गर्मी के दिनों में सूर्य के प्रकाश की रोशनी जब इसके रेत के ऊपर लगती है तो वो सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेती है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेती है। क्या, जब सूर्य की रोशनी, ऐसे सूर्य है, ये है सूर्य भगवान हमारे, ऐसे, तो इसकी रोशनी जब पड़ी, इसकी रोशनी जब पड़ी तो ये सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित करेगी क्या होगा बताइए, चलिए बताइए। तो रेत हमारी गर्म हो जाएगी, क्या होगी, रेत हमारी जो होगी वो गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। देखिए देखिए अब क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण अंदर गई तो नीचे की जो रेत होगी वो गर्म हो जाएगी, रेत गर्म होगी तो उसके आसपास की जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म, क्या हो जाएगी, गर्म। नीचे की वायु जो होगी वो गर्म हो जाएगी और जितना ऊपर चलेंगे ऊपर, ऊपर की सघन हो जाएगी, ऊपर की क्या होगी, सघन, कि नीचे की अपेक्षा, नीचे की अपेक्षा ऊपर की वायु ठंडी रहेगी और नीचे की वायु गर्म रह जाएगी। तो ऊपर की जब ठंडी रहेगी तो ऊपर हम मान लेंगे सघन और नीचे हो जाएगा हमारा विरल। क्या हो जाएगा, नीचे विरल। क्यों, नीचे की वायु जो होगी वो गर्म हो रहेगी, रेत की वजह से रेत सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेगी, जिससे नीचे नीचे की रेत भी गर्म हो जाएगी और आसपास की जो वायु होगी वो भी गर्म हो जाएगी। और ऊपर जितना ऊपर बढ़ेंगे, जितना ऊपर बढ़ेंगे उतनी उसकी वायु जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण गई, प्रकाश किरण जब पेड़ से नीचे गई, जब प्रकाश किरण, ये विरल हो गया नीचे, ये हमारी यहाँ पर आंख है, ये हमारी आंख है, और ये प्रकाश किरण जब गई, जब प्रकाश किरण इससे गई नीचे, ये एक पहली सतह थी, तो यहाँ पर अभिलंब से क्या हो गई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हटने लगी। क्या हो गई, अभिलंब से दूर हटने लगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब के पास जाएगी। तो सघन माध्यम से दूर हटने लगी और दूर हटी, ये फिर इससे टकराई यहाँ पर और दूर हटी, ये यहाँ पहुंच गई, फिर इससे टकराई और दूर हटी, ये यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंची, ये यहाँ पहुंच गई। और इससे टकराते हुए जब ये अपनी आंखों के पास पहुंची, हमारी आंख के पास पहुंची, इस तरीके से ये यहाँ गई, फिर इससे टकराई, ऐसे टकराई ऐसे, और यहाँ पर भी ये हमारा अभिलंब है, इससे भी दूर चली गई, दूर जा रही है, दूर जा, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। और किसी समय जब ये यहाँ पर हमारी आंखों तक जा रही थी, इस तरीके से जा रही थी, फिर यहाँ गई नीचे, और यहाँ पर हमारा जो आपतन कोण था वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। आपतन कोण जो था वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। तो क्या हुआ, ये वापस उसी माध्यम में चली गई, ये नीचे जा रही थी तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर आई और यहाँ पर ये वापस उसी माध्यम में चली गई। क्या हो गई, वापस उसी माध्यम में चली गई और हमारा यहाँ पर नीचे से मिलती हुई हमको प्रतीत हुई। कहाँ से, नीचे से हमको मिलती हुई प्रतीत हुई, और यहाँ पर हमारा एक पेड़ का आभासी प्रतिबिंब बन गया, पेड़ का आभासी प्रतिबिंब बन गया, और यहाँ से हमको किरणें आती हुई प्रतीत होने लगी। क्या हुआ, एक बार फिर से समझेंगे। जब प्रकाश किरण सीधे जा रही थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। क्या हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, ये दूर हटी, हटी और हटी। आपतित किरण है, सघन माध्यम से आ रही है विरल माध्यम में, यहाँ तक आई, आई, और फिर क्या हुआ, ये इधर आ रही थी, इधर आ रही थी, इतना इतना आई, और जब नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका आपतन कोण जो था
वो आपतित किरण जो थी, आपतित किरण आई, क्रांतिक कोण बना, और जो आपतन कोण था वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। क्या हुआ? आपतित किरण का आपतन कोण जो था वो क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। जब क्रांतिक कोण से अधिक हुआ तो वापस उसी माध्यम में जाने लगी, वापस उसी माध्यम में जाने लगी, और वो नीचे से आ रही थी। कहाँ से? ये नीचे गई थी किरणें, वो आप कहाँ से आएगी ये अपवर्तित किरण? जब ये नीचे गई है, सही बात, जब कोई किरण नीचे जाएगी तो नीचे से आती हुई दिखाई देगी जब वापस आएगी। ये थोड़ी ना यहाँ से आई, यहाँ से किरण गई थी, जब वापस आएगी यहीं से आती हुई दिखाई देगी। ये थोड़ी ना ऊपर से दिखाई दे जाएगी, ऊपर से तो वापस नहीं आएगी, ना नीचे से आएगी, वहां से ही दिखाई दी जाएगी। इसे कांच था। तो उसी तरीके से वो किरण जो थी नीचे से आती हुई प्रतीत थी। कहाँ से? नीचे से। ये ऊपर से आई, ऊपर से आई, और ये आप क्रांतिक कोण जो था ऐसे नीचे से आते हुए ऊपर चली गई। यहीं से हमारा ये क्रांतिक कोण जो था, आपतन कोण जो था क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये ऊपर चली गई। यही हो गया हमारा रेगिस्तान की मारीचिका। जिस प्रकार से तालाब में पेड़ की छांव बनती है, इससे पता चलता है वहां पे पानी है। कोई तालाब हो, बगल में पेड़ हो, जाके देखिएगा, पेड़ नीचे दिखाई देगा, उसमें पानी में उसकी परछाई बनेगी। ऐसे यात्रियों ने सोचा अरे वहां पे पानी है, इसलिए वहां पर वो चलेगा। इसी को हम रेगिस्तान की मारीचिका कहते हैं। यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगिस्तान की मारीचिका। ये रेगिस्तान की मारीचिका, हीरे का चमकना, दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है ऊर्ध्व मारीचिका। क्या होती है? वो ठंडे प्रदेशों में होती है। कहाँ होती है? ठंडे प्रदेशों में। देखिए, इससे पहले इसका चित्र आ रहा होगा, देख लीजिएगा। ये होती है रेगिस्तान की मारीचिका, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। देख लिया? अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, ठंडे प्रदेशों की ऊर्ध्व मारीचिका। हाँ जी, अब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का लास्ट टॉपिक आता है क्या? ठंडे प्रदेशों की मारीचिका, क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्व मारीचिका। क्या? ऊर्ध्व मारीचिका। ठंडे प्रदेशों की मारीचिका या ऊर्ध्व मारीचिका कैसे होता है, क्या होता है, जानेंगे ब्रेक के बाद। नहीं, अभी देखिए, ज्यादा ठंडे नहीं, ये जैसे हम लोगों के यहाँ बर्फ पड़ती है उस ठंडी में नहीं पता चलेगा। ये तब जहाँ बहुत बर्फ ही बर्फ हो, बर्फ ही बर्फ हो, कहीं से सूर्य की एक झलक भी ना आए, वहां की बात कर रहे हैं। बहुत बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ हो, वहां की बात कर रहे हैं। तो जहां पर बर्फ होगी, जहां पर बर्फ होगी वहां की बात करेंगे। वहां एक ही समुद्र जैसा है, हल्का, यहाँ पे ये नहीं, ये बर्फ, बहुत ठंडा सा पानी है यहाँ पर। यहाँ पर एक जहाज है। क्या? एक जहाज है, जहाज है हमारा जो जा रहा है। अब देखिए, ठंडे प्रदेश हैं, इनके आसपास की जो हवा होगी वो बहुत ठंडी होगी, और जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, वो हवा जो होती है कम होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारी आंख है, यहाँ पर हमारी ये आंख है, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। ये देखिए, एक ये सतह, इस तरीके से सतह बनी हुई हैं, देखिए, ठीक। अब यहाँ से हम देखेंगे, जब आसपास यहाँ पर क्या होगा? सघन। क्यों? यहाँ पर जो वायु होगी बहुत ठंडी होगी, यहाँ पर ये हो जाएगा विरल। क्यों? यहाँ पर हल्की, जितनी जितनी ऊपर जाएंगे उतनी हल्की ठंडी हवा हमको लगेगी। अब देखिए क्या हुआ, अब जब इस पर प्रकाश या रोशनी पड़ी, या हमने टॉर्च भी जलाई, या हल्की सूर्य की कहीं से एक रोशनी आ गई, प्रकाश किरण, वो इस पर पड़ी, तो क्या हुआ? ये ऐसे जाई, गई गई गई, जहाज था दूर, दूर था थोड़ा, यहाँ से गई तो इस सतह से टकराई, यहाँ पर ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर। क्या हो गई? अभिलंब से दूर हो गई।
ये अभिलंब, फिर इस सतह से टकराई, यहाँ पर भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, अभिलंब से दूर हट जाएंगे, फिर इस लंब से गई, यहाँ से भी दूर हट जाएगी, यहाँ से भी दूर हट गई ये, फिर कुछ ऐसे जाते हुए ये वापस ऐसे आने लगी। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, क्या हुआ यहाँ पर वापस क्यों आई कि जिस आपतन कोण से जा रही थी यहाँ पर क्रांतिक कोण कहीं पर बना, और यहाँ पर कहीं पर आपतन कोण जो था उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया। जब क्रांतिक कोण से मान अधिक हो गया तो जो किरण थी वापस उसी माध्यम में आने लगी, वापस उसी माध्यम में आने लगी। तो ये कहाँ से आने लगी, ऊपर जा रही थी किरण ये, तो वापस कहाँ से आने लगी, ऊपर से, ऊपर से हमको वापस आती मिलने लगी। तो ये हमको कहीं से यहाँ पर हमको प्रतिबिंब मिलकर बनने लगा, यहाँ पर हमको पता चलने लगा कि यहाँ पर कहीं पर हमें हमारा जहाज है। क्या है यहाँ पर कहीं पर हमारा ये जहाज है, इसका उल्टा प्रतिबिंब हमको यहाँ से प्राप्त होने लगा। यही है हमारे ठंडे प्रदेशों की ऊर्ध्वमारीचिका। ठीक है, ठीक है। तो आगे बात करें, आगे अब हम बात करेंगे कि क्या होता है, क्या होता है हमारा पार्श्विक विस्थापन, क्या होता है हमारा पार्श्विक विस्थापन, उसके बारे में बात करेंगे। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो उससे पहले एक हमारा टॉपिक आता है कि हम क्या करें अगर हमारे पास एक वायु हो, एक हीरा हो, जल हो, कांच हो, पानी हो, तो यहाँ पर जो हमारा N1 होता है वो कैसे यहाँ पर उसका कोण होगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नोट टाइप में लिख लीजिएगा। हमने देखिए क्या किया, 1 2 3 4 बॉक्सेस बनाए, इसका नाम हमने रख दिया PQ RS XY। ये हमारा वायु है N1, ये हमारा जल है N2, ये हमारा कांच है N3, और ये हमारा फिर से हमने वायु ले ली N1, क्योंकि वायु को हमने N1 दिया था। हमने क्या लिया, वायु ले ली, जल ले लिया, कांच ले लिया, और फिर से वायु ले ली। ठीक है, हमारा कोई ये ए किरण है, एक किरण ए है, वो यहाँ पर आपतित होती है, ये एक अभिलंब है, ये हमारा वायु हो गई, ये जल हो गया। क्या हो गया, ये वायु हो गई और ये जल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, हो गया। ये यहाँ पर आएगी थोड़ी हल्की सी, ये I1 कहाँ पे बनेगा बताइए। अब बताइए कोण कैसे बनता है, कोण हमारा विलंब से बनता है, इसको हमने मान लिया I, क्या मान लिया I। तो यहाँ पर से ये हमारा गया ऐसे, यहाँ पर आया। ठीक है, ठीक है, वायु से फिर यहाँ पर जो कोण बना वो बना R, क्या बना R। फिर जल से हमको कांच में जाना था, जल से हमको कांच में जाना था, तो क्या करेंगे हम बताइए।
सोचा? देखिए ये इधर से इधर आई, ये बन गया हमारा R1, और फिर इधर से भी ये कोण यहाँ से ऐसे गया, ये हो गई हमारी R2, क्या हो गई R2। लेकिन देखिए यहाँ पर ये बन रहे हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण, आपस में बराबर होते हैं, पढ़ा होगा मैथ वालों ने और बायो वालों ने भी पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे बराबर R1 R1, ये हमारा R2 हो गया, क्या हो गया R2, रुक जाइए एक मिनट, ये यहाँ पर आपतित हुई R1 से, फिर ये भी हमारा R1 बन गया, शीर्षाभिमुख थे, फिर ये यहाँ पर आ गई R2 से, यहाँ पर ये यहाँ पर R2 बन गया, फिर से इसको ABCD बन जाते हैं, और ये हमारा थोड़ा छोटा सा ले लेते हैं, ये फिर से हमारे Y है N1, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ कोण से आपतित हुई, इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने, थीटा। अब हमको इस कोण को ज्ञात करना है कि ये किस कोण से निकलेगी, ये हमारी ई रेखा थी, अब हमको इस कोण को ज्ञात करना है, तो ये कोण कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके हम लगाते हैं, पहले हम लेते हैं पी क्यू अंतरा पृष्ठ के लिए, पी क्यू अंतरा पृष्ठ के लिए, पी क्यू अंतरा पृष्ठ के लिए, पी क्यू अंतरा पृष्ठ के लिए स्नेल के व्यापक समीकरण से, स्नेल के व्यापक समीकरण से N1 sin I इज इक्वल टू हो जाएगा N2 sin R, N1 sin I इज इक्वल टू हो जाएगा N2 sin R, N1 N1 रहेगा और R I था, R जो हमारा R1 है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर पी क्यू हो गया, अब आर एस अंतरा पृष्ठ के लिए, आर एस अंतरा पृष्ठ के लिए N1 कहाँ है हमारा, R और S में तो N2 और N3 है ना, तो हमारा हो जाएगा N2 sin R1 इज इक्वल टू हो जाएगा N3 sin R2। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। फिर एक्स वाई अंतरा पृष्ठ के लिए, एक्स वाई अंतरा पृष्ठ के लिए एक्स वाई अंतरा पृष्ठ के लिए N3 है, N3 sin R, क्या होगा बताइए, N3 sin R2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 sin थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। हो जाएगा। अब हम लिखें अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बताइए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हो जाएगा N1 sin I इज इक्वल टू N1 sin थीटा। अब बहुत ऐसे होंगे वो पूछेंगे ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, देखिए कैसे हुआ, देखिए N1 sin I जो था वो बराबर था N2 sin R1 के, और N2 sin R1 बराबर था N3 sin R2 के, और N3 sin R2 बराबर था N1 sin थीटा के, तो N1 sin थीटा के बराबर नहीं होगा N1 sin I के, होगा कि नहीं होगा, फिर से समझिएगा। N1 sin I बराबर है N2 sin R1 के,
N2 साइन R1 बराबर है N3 साइन R2 के, N3 साइन R2 बराबर है N1 साइन I। ठीक है, इस प्रकार से देखिए N1 साइन I1 I इज इक्वल टू है N2 साइन R1 बराबर है N3 साइन R2 बराबर है N1 साइन थीटा। ठीक है, अब अगर देखिए ये सब बराबर है, यहाँ पर N3 है, तो इसको हम हटा दें अगर इनको, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया? N1 से N1 कैंसिल हो गए, साइन I इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा, तुलना कर देंगे I इज इक्वल टू हो गया थीटा। तो लास्ट में हमारा जो आया वो हमारा क्या आया? I। अतः आपतन कोण I व निर्गत कोण, आपतन कोण I तथा निर्गत कोण बताइए जल्दी से। देखिए जब आपतन कोण I बराबर होंगे निर्गत कोण थीटा के, तो आपतित किरण ए बी बराबर होगी अपवर्तित किरण डी के। जब आपतित किरण ए बी समांतर होगी अपवर्तित किरण डी के, क्या होगी? समांतर होगी अपवर्तित किरण डी के। अतः ए बी समांतर होगी डी के। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है पार्श्विक विस्थापन। एक न्यूमेरिकल आते हैं हमारे, न्यूमेरिकल जो उन पर डिपेंड एक टॉपिक है, पहले वो फिनिश कर देते हैं। क्या कि WNG बराबर होता है NG/NW, तो समझे? कुछ नहीं, अभी समझेंगे। देखिए फिर से लेते हैं, PQ अंतरा पृष्ठ से, PQ के लिए अब स्नेल का व्यापक समीकरण नहीं, स्नेल के नियम से लगाएंगे। साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू होगा 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर अगला RS अंतरा से, अंतरा पृष्ठ के लिए साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू होगा 2n3 के, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अगला आता है हमारा साइन XY अंतरा पृष्ठ, साइन R2 अपॉन साइन, ये क्या हो गया था अब हमारा? I, क्या हो गया था? साइन I इज इक्वल टू हो जाएगा 3n1 के, इक्वेशन नंबर 3। तो अब लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, साइन I अपॉन साइन R1 फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2 into 3, साइन I अपॉन साइन R1 into साइन R1 अपॉन साइन R2 into साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू 1n2 into 2n3 into 3n1। ओके ओके, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 से R2, साइन I से साइन I। ठीक है, 1 बचा, क्या बचा? 1। तो देखिए 1n2 into 2n3 इज इक्वल टू 3n1 इज इक्वल टू 1 बचा, क्या बचा?
3n1, 3n1 बराबर हम क्या ले सकते हैं बताइए? 3n1 बराबर हम क्या ले सकते हैं? हमने आपको पढ़ाया था 1n2 इज इक्वल टू होता है 1/1n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2n1 हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए इसको ऊपर करते हैं। इसीलिए देखिए 3n1 चूंकि 3n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1n3 के, क्या हो जाएगा 1n3 के, तो आगे क्या होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1n2 इंटू 2n3 इंटू 1/1n3 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो हम जब लिखें कि 2n3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा 1n3/1n2, चूंकि 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 वायु A, 2 इज इक्वल टू हो जाएगा W वाटर, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ग्लास। तो लिखते हैं WNG इज इक्वल टू हो जाएगा 1 की जगह पर ANG/ANW। यही हमारा फॉर्मूला निकल कर आया। इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में बहुत आता है। कहीं पर आपको पूछेगा कि वायु के सापेक्ष WNG दे रखा होगा, WNG निकालना होगा आपको, ग्लास दे रखा होगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा होगा, आपको निकालना होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब अगला हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें हम एक कांच का गुटका लेते हैं, इसमें हमने एक टी मोटाई का कांच का गुटका लिया है। क्या लिया है? कांच का गुटका लिया है जिसका नाम PQRS है। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टी मोटाई का एक कांच का गुटका लिया है, इस पर हम एक आपतित किरण AB, हमने एक आपतित किरण डाली, जो हमने यहाँ पर एक मिनट, हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींचा, ये इस अभिलंब की ओर झुकती हुई आई। इस अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई। क्यों? वायु विरल है, कांच सघन है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर कुछ इस प्रकार से झुक गई। इस प्रकार से ये झुक गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर जब ये बाहर जाएगी किरण, तो कैसे जाएगी? ये अभिलंब से दूर चली जाएगी, क्योंकि ये कांच हो गई और ये वायु हो गई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये रेखा AB आई थी, CD निकल गई। ये हमने N मान लिया। क्या मान लिया? N मान लिया। लेकिन इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना तो इस तरीके से बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, ऐसे। इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे जाना चाहिए था।
है ना। कुछ इस प्रकार से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो चली तो दूसरी तरफ गई। तो इनके बीच एक हम लंब खींच देते हैं, इनके बीच एक हम लंब खींचेंगे। पहले बता देते हैं पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण की दिशा व निर्गत किरण की दिशा के बीच की अभिलंब दूरी को हम, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच की अभिलंब दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो कहाँ पर ये हुई अभिलंब? यहाँ से देखिए, यहाँ से निर्गत किरण निकली, तो ये रेखा थी हमारी, इस पर एक हमने खींच दिया अभिलंब। क्या खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। ये इसको हमने m मान लिया। यही हो गया हमारा पार्श्विक विस्थापन d। ये कोण I से I थी, ये R हो गया हमारा, ठीक है। शीर्षाभिमुख हो गए, ये भी R हो गया, लेकिन ये तो I माइनस R हो गया। ये हमने E मान लिया, E हमने इसको मान लिया, लेकिन ये E बराबर हो जाएगा I के। क्यों? अभी हमने बताया था आपको कि माध्यम जितने भी हो, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच में जो कोण होगा वो समान रहेगा। देखिए कैसे मान लेते हैं, देखिए इसको मान लें ANG। ANG इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? देखिए ANG से आई, वायु से कांच में आई, ANG इज इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहाँ से वायु में गई? GNA इज इक्वल टू हो जाएगा साइन R अपॉन साइन E हो जाएगा। अब देखिए ANG इंटू GNA, ANG इंटू GNA हो गया। अब दोनों को इंटू कर देते हैं, ANG फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू, देखिए ऐसे नहीं, हम बताते हैं। देखिए ANG इंटू GNA, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 होता है, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 होता है, ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या होगा? साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1। इससे इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया, साइन I इज इक्वल टू साइन R हो गया, साइन E ये तुलना कर देंगे, I इक्वल टू E हो गया। यहीं पर ये हमारा कंफर्म हो गया कि I जो है आपतित किरण का कोण और निर्गत किरण का कोण बराबर होता है। हमारी बात चल रही थी पार्श्विक विस्थापन पर, तो उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जब ये बराबर हो गई, कोण बराबर हो गए, तो AB आपतित किरण और CD अपवर्तित किरण के दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। क्या हो गई? दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई। आपतित किरण AB और निर्गत किरण CD एक दूसरे के समांतर हो गई। अब बात करेंगे अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, तो हमने पार्श्विक विस्थापन क्या बताया था कि आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की अभिलंब दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। अतः AB व CD एक दूसरे के समांतर हैं,
अतः इनके बीच की अभिलंब दूरी d पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक, इनके बीच की अभिलंब दूरी पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, अब बात करेंगे त्रिभुज BMC में। दो त्रिभुज बन रहे हैं, देख लीजिएगा, BMC, BNC। त्रिभुज BMC से बात करेंगे। त्रिभुज BMC में साइन I माइनस आर इजुकल टू क्या होगा, देखिए साइन I माइनस आर ले लें अगर हम, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा हमारा क्या, CM, कर्ण हो जाएगा हमारा CB। तो CB इजुकल टू हो जाएगा हमारा CM बटे साइन I माइनस आर हो जाएगा। अगला ले लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। त्रिभुज BNC में हमें कुछ भी करके इन दोनों की बीच की जो मोड़ है, बीच की जो जोड़ है, उसको हमको लेना है। बीच में क्या है, CB। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको बैठाना होगा कि हमको, हमारे पास उसमें भी CB आ जाए, इसमें भी CB आ जाए। तो CB लाने के लिए हम क्या करेंगे, आधार कर्ण लगा देते हैं तो आ जाता है हमारा। तो लगा देते हैं आधार कॉस R बराबर आधार हो जाएगा हमारा BN और कर्ण हो जाएगा हमारा BN और कर्ण हो जाएगा हमारा CB। तो CB इज इक्वल टू हो जाएगा BN बटे कॉस R। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, CM अपॉन साइन I माइनस R इज इक्वल टू हो जाएगा BN अपॉन कॉस R। कॉस R इसको ऊपर लेके जाएं, CM इज इक्वल टू हो जाएगा BN साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। चूंकि CM कहाँ पर, CM बराबर है D और BN बराबर है T, तो D बराबर हो जाएगा T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। यही हमारा पार्श्विक विस्थापन है। क्या है, पार्श्विक विस्थापन। D बराबर, D हमारा पार्श्विक विस्थापन हो गया, T बीच की मोटाई हो गई, और साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, यही हमारा पार्श्विक विस्थापन है। क्या है, पार्श्विक विस्थापन। अब एक बात करते हैं कि जब I और R बहुत छोटे हो तब क्या होगा। जब I और R बहुत छोटे हो तब, जब I व R छोटे हो तो साइन I माइनस R बराबर हो जाएगा I माइनस R, कॉस R बराबर हो जाएगा 1, तो D बराबर हो जाएगा T I माइनस R। ये तब की बात है, तब की है सिचुएशन जब कोण I और R छोटे हो, तब की बात है। और जब छोटे ना हो ऐसे, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में, टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल्स कराएंगे। बस उसके बाद हमारा चैप्टर अगला स्टार्ट हो जाएगा, लेंस। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।